चलिए, तो आज हम लोग 9th क्लास में, आपका साइंस में एक सेक्शन होता है जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं। तो फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, है ना। और फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए जो पहला चैप्टर है आपके कोर्स में, वो होता है मोशन। तो आज हम लोग मोशन के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे। अब बच्चों क्या होता है कि ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स का सब्जेक्ट, तो सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि ये फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है ना। मतलब आप फिजिक्स तो पढ़ रहे हो, लेकिन ये जानना चाहिए ना कि फिजिक्स क्या होता है। तो आप कई बार मन में पहला ये सवाल आता है कि व्हाट इज फिजिक्स। तो हम पहले फिजिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, है ना। तो मैं आपको फिजिक्स की डेफिनेशन लिख के बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। और मैं बोलता जा रहा हूं तो आप साथ में लिखते जाओ, है ना। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच, फिजिक्स इज द ब्रांच, है ना। ब्रांच फिर से लिख देता हूं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस which deals with the study of study of natural study of nature and natural phenomena, है ना। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है ना। जैसे आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसी में पढ़ते हैं ना फिजिक्स। तो फिजिक्स साइंस की ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? नेचर और नेचुरल फिनोमिना। नेचर मतलब जो हमारी प्रकृति है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, उसमें जो जो फिनोमिनाज हो रहे हैं उनको समझने की कोशिश करना है। फिनोमिना का मतलब होता है एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो नेचर में होती है उसको हम फिनोमिना बोलते हैं। तो उसको समझ पाना, ये जो हम पढ़ाई करते हैं तो उसको हम फिजिक्स बोलते हैं ना बच्चों। तो साइंस का क्या मतलब होता है? साइंस क्या है? साइंस का मतलब होता है, साइंस का मीनिंग होता है ऑर्गेनाइज्ड स्टडी, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी। अब ये ऑर्गेनाइज्ड स्टडी का मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे बोलूं कि अभी आपको स्क्रीन में एक पेज दिख रहा है ना, ये एक पेपर है बच्चों, है ना, ये पेपर है एक। तो इस पेपर के बारे में जानकारी हासिल करना कि ये पेपर किस चीज से बना है, क्या क्या कंपोनेंट है, इस पेपर का मास कितना है, लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, एरिया कितना है। ऐसे जब सभी सवालों के जवाब हम ढूंढते हैं तो इस पेपर के बारे में हमने एक अच्छी स्टडी कर ली है, तो उस स्टडी को हम ऑर्गेनाइज स्टडी बोलते हैं ना। किसी भी चीज को अच्छे से जानना और उसके बारे में हर चीज की जानकारी रखना और उसको अच्छे से जमा कर पढ़ना, ताकि हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो उसको पढ़ सके और समझ सके। तो ऐसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्गेनाइज स्टडी। तो साइंस एक ऑर्गेनाइज स्टडी है ना। ये बात समझ में आती है आपको? जब ऐसी ऑर्गेनाइज्ड स्टडी हम किसके लिए करते हैं बच्चों? प्रकृति के लिए, नेचर के लिए, और जो भी फिनोमिना नेचर में हो रहे हैं उसके लिए, तो उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। तो अब आपको डेफिनेशन क्लियर होगा। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena, है ना। तो ये फिजिक्स का डेफिनेशन है जो आपको समझ में आया हुआ। अब नेचर और नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना से क्या समझे आप? तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं कि जैसे मान लीजिए अभी गर्मी चल रही है ना। तो अभी गर्मियों में आपको गर्मी लग रही है, और जब ठंड होती है तब आपको ठंडी लगती है। तो ये सोचना कि ठंडियों में ही क्यों ठंड लगती है और गर्मियों में हमें क्यों गर्मी का एहसास होता है ना। ये कैसे होता है, हमें कब कितनी गर्मी लगती है, कब कितनी ठंडी लगती है, जब ऐसी हम ऑर्गेनाइज स्टडी करेंगे। क्योंकि गर्मी लगना, ठंडी लगना, ये कहाँ पे होता है? ये नेचर में होता है, हमारे एनवायरमेंट में होता है। हम अपने एनवायरमेंट से कनेक्टेड हैं, तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो ऐसी स्टडी जब हम करते हैं नेचुरल फिनोमिना की, तो हम उसको फिजिक्स बोलते हैं। यानी उसके बारे में पूरी जानकारी करना, कितनी ठंडी लगेगी, कितनी गर्मी लगेगी, कब लगेगी, कैसे लगेगी, क्यों लगेगी। जब इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलते हैं तो हम उसको फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। जैसे वैसे ही आपने एक और एक्टिविटी अगर मैं बोलूं आपसे, तो आपने देखा है कि पानी, पानी के साथ देखा है पानी हमेशा अपने आप
अगर आप पानी की बूंद को गिरा दो, पानी बहाओ, तो पानी हमेशा कैसा बहता है बच्चों? हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है ना? ऊपर से नीचे की तरफ, हायर लेवल टू लोअर लेवल जाता है, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाता है। अब कई बच्चे, मैं जब ये एग्जांपल देता हूं तो बोलते हैं कि सर हम मोटर लगा देते हैं तो ऊपर जाएगा। मोटर बच्चों वो तो एक एप्लीकेशन है जो हमने सीखा नेचर से, वो अलग चीज हो गया। लेकिन नेचर में बिना किसी एप्लीकेशन का यूज करके, बिना किसी मोटर के, अगर अपने आप पानी को फ्लो कराना है तो वो हमेशा कहाँ फ्लो होगा? नीचे की तरफ। तो ये पानी क्यों नीचे की तरफ फ्लो होता है, कितना फ्लो होता है, कितने मास में होता है, कब होगा, तो ये सारी जो कंडीशंस, ये सवाल जो हैं, जब हम इनके आंसर करेंगे तो उसको फिजिक्स में रखेंगे, क्योंकि पानी का बहना एक नेचुरल फिनोमिना है। तो आई होप आपको फिजिक्स की डेफिनेशन भी क्लियर होगी और नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना क्या होते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ हमारे फैक्ट्स हैं उसको भी मैं बता देता हूं आपको। ये जो फिजिक्स वर्ड है ये इंग्लिश में ग्रीक वर्ड से लाया गया है ना, एक ग्रीक वर्ड है फिजिक्स। ग्रीक वर्ड जो था वो ग्रीक वर्ड था फ्यूसिस। फ्यूसिस को बाद में इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट किया गया और फिजिक्स बोला गया। यानी फिजिक्स का डेरिवेशन कहां से हुआ है बच्चों? ग्रीक वर्ड से, फ्यूसिस से। फ्यूसिस को जब इंग्लिश में लाया गया तो फिजिक्स बोला गया। और ग्रीक में फ्यूसिस का मतलब होता था नेचर, प्रकृति। यानी प्रकृति को ही ग्रीक में फ्यूसिस बोलते थे और वही फिजिक्स है। तो आप देखो फिजिक्स में हम नेचर को ही तो पढ़ रहे हैं, तो नेचर को ही पढ़ना फिजिक्स हो गया और वो फ्यूसिस से आया था, है ना? तो ये आपको कभी कभी पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। फिर ये जो साइंस वर्ड है, ये साइंस भी इंग्लिश का वर्ड है लेकिन ये एक दूसरी लैंग्वेज से लाया गया है। ये साइंस वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है और लैटिन वर्ड था साइंटिया। लैटिन वर्ड था बच्चों साइंटिया, और साइंटिया का लैटिन में मीनिंग होता था टू नो। टू नो का मतलब जानने की जिज्ञासा। देखो ह्यूमन नेचर है ना, हम चीजों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके बारे में सीखना चाहते हैं, तो ये हमारे नेचर में आ गया है ना? इसलिए उसको साइंटिया बोला जाता था लैटिन वर्ड में, और बाद में इस साइंटिया का इंग्लिश में कन्वर्जन किया गया तो उसको साइंस कहने लगे। तो आई होप आपको फिजिक्स की डेफिनेशन क्लियर होगी और आपको फिजिक्स कौन से वर्ड से आया है, साइंस कौन से वर्ड से आया है ये भी समझ में आया होगा, और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी क्या होती है ये भी समझ में आया होगा, है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ चुके हो कि हम फिजिक्स में पढ़ने क्या वाले हैं। हमारे इर्द गिर्द जितने भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं, नेचर से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, हम उनको सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, है ना बच्चों? अब उसके बाद एक और छोटी सी डेफिनेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि आगे जब हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं तो ये पूरी फिजिक्स एक टर्म पे डिपेंड करेगी, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, इसको समझते हैं ना। तो मैं यहाँ पहले उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर हम उसको समझेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी एनी क्वांटिटी एनी क्वांटिटी which which can be which can be measured which can be measured is called as physical quantity, is called as physical quantity, is called as physical quantity। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मीजर कर पाए, नाप सके, है ना? मीजर का मतलब तो आपको पता ही होगा, जिसको हम मीजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मास, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों क्या, मास। जैसे आप बोलते हो ना किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, तो आपने किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg कहा, तो 5 kg आपने कैसे कहा, उसको मीजर करके कहा होगा, है ना बच्चों? तो 5 kg मास है तो मतलब आपने मीजरमेंट किया है, तभी आप 5 kg बोलते हैं। जैसे आपको ये स्क्रीन पे पेपर दिख रहा है, तो इस पेपर की आप लेंथ नाप सकते हो कि नहीं बच्चों? तो ये जो लेंथ है, जैसे मैं इसकी लेंथ नापूं और मैं कहूं कि इसकी लेंथ, अपने स्केल से नापा मैंने और मैंने कहा इस पेपर की लेंथ है भाई 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर मैंने कैसे कहा, मैंने मीजर करके कहा होगा, है ना? तो ऐसे ही कोई भी चीज जिसको हम मीजर कर सकते हैं,
नाप सकते हैं, उन क्वांटिटीज को हमने फिजिकल क्वांटिटीज कहा है। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, और बच्चों क्या नाप सकते हो आप? टाइम नाप सकते हैं, है ना? इस तरीके से एटसेट्रा, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, कोई कमी नहीं है। उन सभी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो आपको याद रखना है, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी है जिनको हम मीजर कर सकते हैं, है ना? तो उनको उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं, जैसे बच्चों आप लोग अपने किसी फ्रेंड से दोस्ती करते हो ना, फ्रेंडशिप करते हो आप, फ्रेंडशिप, है ना? फ्रेंडशिप, मान लो आपका कोई पक्का दोस्त है, तो उससे आपने दोस्ती की, फ्रेंडशिप की। क्या आप अपनी दोस्ती को नाप सकते हो, मीजर कर सकते हो कि आपकी फ्रेंडशिप ज्यादा है और उसका कोई दूसरा फ्रेंड है उसकी फ्रेंडशिप कम है? ऐसा तो नहीं बोलते हो। आप फ्रेंडशिप को तो नहीं नाप सकते ना, उसको मीजर नहीं कर सकते। इसलिए फ्रेंडशिप फिजिक्स में नहीं आती, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हम इसको नाप नहीं सकते। इसलिए फ्रेंडशिप नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना? जैसे आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो, लव, तो लव भी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि आप अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करते हो ये तो आप नहीं नाप सकते। तो फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, अफेक्शन हो गया, ये हमारे इमोशनल नेचर के लिए तो जरूरी है, बट ये फिजिक्स में इसका कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स में ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहलाएंगी। तो आई होप आपको फिजिकल क्वांटिटी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो फिजिक्स में सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को हम पढ़ते हैं जिनको मीजर कर सकते हैं, और जो क्वांटिटीज को हम मीजर नहीं कर सकते हैं वो हम फिजिक्स के बाहर रखते हैं ना। तो फिजिक्स में फ्रेंडशिप, लव जैसी चीजों का कोई मतलब नहीं, जबकि आपका फिजिकल क्वांटिटी जो है उसमें मीजर करेंगे तो मास, लेंथ, टाइम, ऐसी एटसेट्रा, और भी कई सारी क्वांटिटी है। अभी अब पढ़ेंगे अपन, स्पीड भी होती है आपका, उसके बाद फोर्स आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, है ना? काफी चीजें आएंगी। तो धीरे धीरे आपको सारी क्वांटिटीज के बारे में बताते चलेंगे। अब बच्चों एक चीज मैं और बता दूं आपको, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये दो प्रकार की होती है ना? फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। हमने दो प्रकार में क्लासिफाई किया हुआ है। पहला जो टाइप है फिजिकल क्वांटिटी का, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, है ना बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। और दूसरे टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी चीज, जैसे हमने मास बोला था बच्चों, तो मास क्या बोला? 5 kg। हमने किसी चीज का मास मीजर किया तो हमने उसका मास लिख दिया 5 kg। अब देखो जब मीजरमेंट किया आपने तो ये 5 क्या है? तो 5 एक नंबर है, तो हम बोलेंगे 5 को न्यूमेरिकल वैल्यू, हम बोलेंगे बच्चों 5 को न्यूमेरिकल वैल्यू। और आपका ये केजी क्या है? केजी एक यूनिट है कि हमने उसको किस यूनिट में नापा है, ग्राम में नापा है, केजी में नापा है, टन में नापा है। तो यहाँ पे हमने केजी यूज किया तो इसको हम बोलेंगे यूनिट। यानी आप ध्यान से देखो, जब भी हम मीजरमेंट लेते हैं तो मीजरमेंट, जब भी हम किसी चीज को नापते हैं, तो जब हम उस चीज को नापते हैं तो दो चीजें आती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। जैसे हमने लेंथ नापा तो लेंथ में 30 सेंटीमीटर, तो 30 क्या हो गया बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू। और सेंटीमीटर क्या हो गया बच्चों? यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों आए हैं इसमें। तो ये आपका जो दोनों आता है मेजरमेंट में, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू भी आता है और यूनिट भी आता है। तो अगर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आ रहा है तो उसको क्वांटिटी को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, है ना बच्चों? यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक यूनिट है, तो हम उसको बोलेंगे बच्चों स्केलर क्वांटिटी, है ना? अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, इन दोनों को साथ में फिजिक्स में एक टर्म से कहा जाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड होने का मतलब क्या हो बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू हो और यूनिट हो, तो उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो दोस क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो और यूनिट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? दोस क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। और जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होगा बच्चों, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट तो होगी, प्लस डायरेक्शन भी होगा।
यानी बिना डायरेक्शन का इसका मतलब नहीं होगा कुछ। तो डायरेक्शन जब अटैच हो जाता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वाली क्वांटिटी क्या कहलाती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलूं, जैसे मान लो ये एक ऐसा रोड गया है और एक ये रोड गया है ना। तो ये एक चौराहा है, इससे चारों तरफ रोड जा रहा है, इधर भी, पीछे भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी आया, उसको कहीं जाना था, है ना। मान लीजिए, चलो बच्चों इसको नोट कर लो, फिर मैं आप इसको नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ, है ना। यहाँ पे क्योंकि क्या हो जाएगा, वो थोड़ा गंदा हो जाएगा, इसलिए इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा। चलो देखो, अभी हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं। तो मैंने आपको बताया, पहली जो क्वांटिटी होती है उसको हमने बोला था स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? दोज क्वांटिटीज दोज quantities quantities which have only magnitude, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या बेटा? मैंने अभी आपको बताया था कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को साथ में क्या कहा जाता है बच्चों? मैग्नीट्यूड, है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज आर कॉल्ड एज आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। उनको स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटीज, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है जैसे मास। जैसे अभी बताया ना, किसी भी चीज को आप नापो, तो आपने मास लिखा उस चीज का 5 kg, तो आपने एक नंबर लिखा और एक यूनिट लिखा। आपने, अब ये ऐसा तो है नहीं कि आप भाई, ये ऐसे आप नॉर्थ, साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ऐसा तो है नहीं कि अगर इस किसी बॉडी का मास 5 kg है तो नॉर्थ पे जाके 6 kg का हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। वो 5 kg का ही रहेगा। ईस्ट में भी जाओगे तो भी 5 kg का रहेगा, साउथ में जाओगे तो भी 5 kg होगा, वेस्ट में जाओगे तो भी 5 kg होगा, ऊपर जाओगे तो भी 5 kg का होगा, है ना। तो हर जगह पे ये 5 kg ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। यानी इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम उसको समझ पाते हैं। तो मैग्नीट्यूड से समझ पाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर क्वांटिटीज। तो मास एक स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी है ना। फिर हम टाइम, तो टाइम में भी हम डायरेक्शन तो बताते नहीं है, हर डायरेक्शन में एक जैसा टाइम होता है, तो उसमें डायरेक्शन का मतलब नहीं है। तो टाइम भी एक कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसमें लिखेंगे दोस क्वांटिटीज which which those quantity which have magnitude as well as direction is called as are called as vector quantities। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी होना चाहिए, बिना डायरेक्शन के काम नहीं बनेगा, तो उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड पे बता रहा था, इस स्लाइड पे बता देता हूँ। आपके पास एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, तो इस बीच में आपका चौराहा पड़ेगा। यानी इस चौराहे से इधर भी रास्ता जाता है, 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 चारों तरफ जाता है ना बेटा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आया इस चौराहे पे, मान लो आपका कोई दोस्त आया, उसका नाम हम बोल देते हैं चिंटू। तो अपना चिंटू फ्रेंड आया इस चौराहे पे, है ना। अब इसको एक अपने दोस्त के यहाँ जाना था,
उस दोस्त का घर लेफ्ट की तरफ था, है ना, और लेफ्ट की तरफ कितना था बच्चों, 3 किलोमीटर दूर था, चौराहे से 3 किलोमीटर दूर लेफ्ट की तरफ था, और उसका नाम था पिंटू। तो चिंटू अपने फ्रेंड से मिलना चाहता था जिसका नाम पिंटू था। तो चिंटू चौराहे पे आया, लेकिन उसको उसके घर नहीं पता था। तो चौराहे पे आके अब उसने किसी से पूछा भाई कि बताओ कि पिंटू का घर किधर है। तो एक आदमी था, उसको पिंटू का घर पता था, तो उसने बोला कि 3 किलोमीटर चले जाओ, चौराहे पे आके 3 किलोमीटर चले जाओ, लेकिन उसने डायरेक्शन नहीं बताई। अब चिंटू को मैग्नीट्यूड तो पता है कि मुझे 3 किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर जाऊंगा तो मैं पिंटू के घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन समस्या ये थी कि चिंटू को डायरेक्शन पता नहीं थी, और चिंटू ने डायरेक्शन भी नहीं पूछी, और जिस आदमी ने बताया कि 3 किलोमीटर है, उस आदमी ने डायरेक्शन नहीं बताया। तो चिंटू ने क्या किया कि वो राइट तरफ मुड़ गया, और राइट तरफ 3 किलोमीटर चला गया। 3 किलोमीटर, जब वो 3 किलोमीटर राइट की तरफ गया, तो ऑब्वियस सी बात है, पिंटू का घर तो भाई लेफ्ट की तरफ था, लेकिन चिंटू कहाँ चला गया, राइट की तरफ। तो वो पिंटू के घर तो पहुंचेगा नहीं, वो तो कहीं और आ गया, क्योंकि उसने किसका ध्यान नहीं रखा, डायरेक्शन का। यानी इस कंडीशन में डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसने गलत डायरेक्शन ले ली, इसलिए वो जहां पहुंचना चाहता था वहां पहुंचा ही नहीं। अगर वो राइट की जगह लेफ्ट ले लेता, या उस आदमी से पूछ लेता कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाना है, तो बताता कि भाई लेफ्ट की तरफ चले जाओ, तो फिर वो पिंटू के पास पहुंच जाता है ना। तो बच्चों, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा है कि कभी कभी हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। बिना डायरेक्शन के हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जब ऐसा होता है कि जिन क्वांटिटीज, हर क्वांटिटीज में जरूरत नहीं है, लेकिन जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए, तो उसको हमने एक अलग नाम दे दिया है, और उनको बोला है वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो जैसे इसी मोशन चैप्टर में हम काफी सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना। और एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। बाद में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, है ना। अभी घबराए नहीं, आप नाम नहीं जानते हैं ये सब, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये सारे टर्म्स क्लियर होते जाएंगे, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। तो इस तरीके से बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। फोर्स, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो आपने थोड़ा सा 8th में पढ़ा है ना, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे होंगे। तो हम धीरे धीरे बारी बारी करके सारी वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज को, जो डिफरेंट चैप्टर्स में आएंगे, उनको बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। तो अभी आप जितना स्क्रीन पे लिखा है वो सब जल्दी से नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बच्चों, है ना, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज हमने पढ़ ली, और मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी बता दिए, तो उसको आप याद रखना, है ना। अब हमें कौन सा, भाई फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर जो है वो है मोशन, है ना। तो हमें मोशन स्टार्ट करना है। तो मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 वर्ड बोल रहा हूं, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, रेस्ट एंड मोशन। भाई एक वर्ड होता है रेस्ट और एक वर्ड होता है मोशन। अगर मैं आपसे बोलूं जैसे कोई चीज हमेशा के लिए होती है, हमेशा के लिए, फॉर एवर, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि कोई चीज हमेशा फिक्स हो, तो हम उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं ना। तो याद रखना, क्योंकि इन शब्दों का यूज होने वाला है। तो रेस्ट एंड मोशन में मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई चीज, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली गए, दिल्ली जाकर आपने क्या देखा बच्चों, दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो आपने कुतुब मीनार देखने गए। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि दिल्ली जाकर जब आपने कुतुब मीनार देखा था, तो वो रेस्ट पे था कि मोशन पे था, तो आप बोलोगे सर रेस्ट पे था, है ना। जब आप दिल्ली में कुतुब मीनार देखने गए होंगे तो आपको रेस्ट पे ही दिखा होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए आप कुतुब मीनार को देख रहे हैं मून पर जाके, मान लो आपको कोई मून ले गया, है ना, मून पर ले गया, कोई व्यक्ति आपको मून पे ले गया, आप मून पे बैठे हैं, और मून पर बैठकर आप किसको देख रहे हैं बच्चों, कुतुब मीनार को। तो अब बताओ कि वो रेस्ट पे दिखेगा कि मोशन में दिखेगा। तो आपको पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड चारों तरफ घूमती है। तो जब आप मून से देखोगे तो मून से अर्थ आपको घूमती हुई दिखाई देगी, और अगर अर्थ घूमती हुई दिखाई देगी तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना होगा कि कुतुब मीनार रुक जाएगा। कुतुब मीनार भी आपको कैसा दिखाई देगा, घूमता हुआ। यानी जब आप मून से देखोगे उसी कुतुब मीनार को, तो वो आपको कैसा दिखाई देगा बच्चों, मोशन में। यानी कि आप ये एक बात समझे अच्छे से
कि ये जो रेस्ट और मोशन का जो टर्म है ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है ना, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म। मैं आपको मतलब समझाता हूं। तो मैं पहला पॉइंट लिख देता हूं, रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म मतलब कि कोई चीज हमेशा के लिए रेस्ट पे है या कोई चीज हमेशा के लिए मोशन पे है, ऐसा नहीं है। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कुतुब मीनार का एग्जांपल, तो कुतुब मीनार जब आप अर्थ से देख रहे हो, अर्थ पे रह के देख रहे हो तो वो रेस्ट पे दिख रहा है। लेकिन जब उसी कुतुब मीनार को आप मून से देख रहे हो तो आपको वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कोई चीज रेस्ट पे है या मोशन पे है ये डिपेंड करती है कि आप उसको देख कहां से रहे हो, यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसलिए कोई चीज हमेशा रेस्ट पे नहीं है, हमेशा मोशन में नहीं है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, एब्सोल्यूट टर्म कोई चीज हमेशा के लिए फिक्स नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए यहां पर ऐसे एक ट्री है, ट्री है ना, ऐसे ट्री है और यहां से बाजू से रेलवे ट्रैक है, तो उसमें एक ट्रेन जा रही है ऐसे, है ना, ये मैंने आपका ट्रेन बना दिया और ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है राइट तरफ। कितने स्पीड से जा रही है, तो हमने बोला 50 किलोमीटर पर आवर। अब मान लो यहाँ पे ट्री के पास एक आदमी खड़ा हुआ है और इसका नाम ए है, जो ट्री के पास खड़ा हुआ है उसका नाम ए है। और आप ध्यान से देखो तो इस ट्रेन के अंदर एक कंपार्टमेंट है और इस ट्रेन के अंदर जो कंपार्टमेंट है उसमें एक लेडी बैठी हुई है, लेडी जिसका नाम बी है। अब ये जो लेडी है, मान लीजिए इसकी अभी नई नई शादी हुई है तो ये अपने ससुराल जा रही है, तो ये बहुत सारे गहने पहनी हुई है, गहने, है ना भाई, ऑर्नामेंट्स पहने होते हैं जिन लेडी की नई नई शादी होती है। और इस कंपार्टमेंट में एक रॉबर आ जाता है, रॉबर को मान लिया हमने सी, डाकू, है ना। अब ये डाकू आके लेडी के ऊपर बंदूक लगा देता है और बोल देता है हिलो मत नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। तो बी जो लेडी है वो हिलती नहीं है, तो रॉबर के लिए, सी के लिए बी कैसी हो गई, रेस्ट पर। लेकिन वहीं पर ये जो ए वाला व्यक्ति है, ए, ये इस पूरी घटना को देख रहा था ग्राउंड पे खड़ा होकर। तो ग्राउंड पे खड़ा होकर जब ये लेडी को या रॉबर को देख रहा था, बी और सी को, तो ये दोनों तो ट्रेन के साथ चलते हुए नजर आ रहे थे उसको। यानी रॉबर के हिसाब से जो लेडी है बी, सी के लिए बी कैसी है बच्चों, रेस्ट पर। बल्कि ए के लिए बी कैसी है, चलती हुई, वो ट्रेन के साथ चल रही ना 50 किलोमीटर पर आवर से। यानी कि कोई चीज रेस्ट पे है या कोई चीज मोशन में है, ये कहां से पता चलेगा, तो ये पता चलता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अगर ट्रेन के अंदर ही आदमी है तो सामने वाला व्यक्ति आपको रेस्ट पे दिखाई देगा, लेकिन अगर ट्रेन के कोई बाहर खड़ा है तो उसको वही व्यक्ति चलता हुआ नजर आएगा, मोशन में नजर आएगा, है ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि कोई चीज हमेशा मोशन में नहीं है, कोई चीज हमेशा रेस्ट पे नहीं है। तो रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। तो रेस्ट एंड मोशन कैसे टर्म है, रिलेटिव टर्म। ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि कोई चीज रेस्ट पे होगी या फिर मोशन पे होगी, कि उसको कहां से देखा जा रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, है ना बच्चों। तो हम लिखेंगे रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, आर रिलेटिव टर्म, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं डेट इज, इट डिपेंड्स, इट मतलब रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स, रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन, रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहां से आप देख रहे हो, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उस पर डिपेंड करता है ना। अलग अलग जगह देखने से चीजें कभी रेस्ट पे दिखाई देती हैं और कभी मोशन पे दिखाई देती हैं। हर जगह से हर चीज, हर जगह से कोई एक चीज हमेशा रेस्ट पे या हमेशा मोशन पे नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना है ना। इसलिए कहा गया है दे आर रिलेटिव टर्म। जबकि रिलेटिव टर्म क्यों है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करते हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, है ना बच्चों। अब आप ध्यान से देखें तो फिर कोई चीज रेस्ट पे है कि मोशन पे है, ये हमें कैसा पता चलेगा। जैसे ए के लिए ये बी, ये लेडी है ना, ये आपका कैसा है बच्चों, मोशन में ए के लिए, क्योंकि बाहर से वो ट्रेन के अंदर देख रहा है, तो ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है, तो बी भी उसको कितने से भागती हुई नजर आ रही है, 50 किलोमीटर पर आवर से। यानी अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मान लू इसको, ए को,
तो ए के लिए देखो, पहले ए के लिए इसकी डिस्टेंस पोजीशन कुछ होगी, फिर कुछ समय के बाद ये ट्रेन आगे चली गई होगी, ऐसे आगे आ गई होगी, तो बी यहाँ पे आ गई होगी, तो फिर उसकी पोजीशन चेंज हो गई होगी, है ना। यानी किसी के लिए अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ तो हम बोलेंगे कि वो चीज उस व्यक्ति के लिए मोशन में है। और जैसे अगर मैं रॉबर के हिसाब से देखूं, तो रॉबर के हिसाब से इस लेडी की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं हुई। भाई जब ट्रेन आगे गई तो बी भी आगे गया, तो सी भी आगे गया, दोनों आगे गए ना, और इनके बीच की पोजीशन कभी चेंज हुई नहीं। तो बी सी के लिए कैसी थी, रेस्ट पे। यानी कि अगर पोजीशन चेंज हो तो हम बोलेंगे वो चीज मोशन में, और अगर पोजीशन चेंज ना हो तो हम बोलेंगे वो चीज रेस्ट पे। तो मैं यहाँ पे रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। रेस्ट हमने क्या समझा कि रेस्ट बॉडी when a body does not does not does not its position change its position with respect to change its position with respect to a point of observation with respect to point of observation, जहां से आप देख रहे हो, है ना, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे ही ना, तो हम बोलेंगे वो बॉडी क्या है, रेस्ट पे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को फिजिक्स में टेक्निकल टर्म में रेफरेंस फ्रेम कहा जाता है ना, रेफरेंस फ्रेम। तो घबराए नहीं बिल्कुल इस नाम को पढ़कर, रेफरेंस फ्रेम कुछ नहीं है। रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि आप कहां से देख रहे हो चीजों को, तो उसको शॉर्ट में रेफरेंस फ्रेम कहा जाता है ना। तो आपको याद रखना कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को रेफरेंस फ्रेम कहा जाता है। तो व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर रेफरेंस फ्रेम, देन द बॉडी is said to be at rest। तो हम बोलेंगे बॉडी कैसी है बच्चों, रेस्ट पे, विथ रेस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस फ्रेम। मतलब उसी रेफरेंस फ्रेम में, जहां से, जिस रेफरेंस फ्रेम से आपको वो बॉडी रेस्ट पे नजर आ रही है, लिए उसी रेफरेंस फ्रेम के लिए वो बॉडी रेस्ट पे है, किसी दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, जैसे ही आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बदलोगे या रेफरेंस फ्रेम बदलोगे तो हो सकता है वो बॉडी मोशन में आ जाए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर फोर्थ पॉइंट, हम यहाँ पे मोशन की डेफिनेशन भी लिखते हैं कि मोशन की डेफिनेशन क्या क्या होगी। तो हम बोलेंगे व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन changes its position with respect to reference frame, with respect to a reference frame, है ना। reference frame वही point of observation, with respect to a reference frame, then the body is said to be in motion। तब हम बोलेंगे कि बॉडी मोशन में, है ना, मोशन विथ रेस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस फ्रेम, उसी रेफरेंस फ्रेम के लिए जहां से उसकी पोजीशन चेंज हो रही थी, है ना, किसी दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि दूसरे के लिए तो वो रेस्ट पे हो सकती है, रेफरेंस फ्रेम। तो आई होप आपको रेस्ट मोशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। रेस्ट और मोशन ये भी समझ में आया होगा कि एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, मतलब वो हर जगह से कोई चीज हमेशा रेस्ट पे नहीं है, ना ही हमेशा मोशन में है। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है ना। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई चीज रेस्ट पे है कि मोशन पे है, आप कहाँ से देख रहे हो, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, है ना। और रेस्ट की डेफिनेशन क्या है कि कभी भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन अगर चेंज ना करे किसी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो फिर उस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में उसको रेस्ट पे कहा जाएगा। और कोई बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज करे किसी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो उस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में उसको मोशन में कहा जाएगा, है ना। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है और बेसिक रेस्ट एंड मोशन का
क्लैरिटी आपको दे दिया गया है। तो इसको लिख लो बच्चों।